एक प्रगतिशील विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान निर्धारण। ब्रिटिश मॉडल की विशेषता। बफर क्षेत्र की अवधारणा, मध्यवर्ती क्षेत्र। बाह्य घेरा, आउटर रिंग, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत। आंतरिक घेरा, इनर रिंग, नेपाल, भूटान, बर्मा, सिक्किम। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण का विकास, ब्रिटिश से पृथक मार्ग। स्वतंत्रता के पश्चात पड़ोसियों के साथ संबंध। पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी एवं चीन दोनों महाशक्तियों से जैसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों से संबंध। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध। नेपाल, भूटान एवं बर्मा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ब्रिटिश मॉडल की विशेषता। भारत में अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश के द्वारा पहली बार बफर क्षेत्र की अवधारणा लाई गई। बफर वह क्षेत्र था जो ब्रिटिश साम्राज्य और उसके प्रतिद्वंदी साम्राज्य के मध्य उपस्थित होता था। ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य के इर्द गिर्द दो घेरे निर्मित किए थे, यथा बाह्य घेरा, आउटर रिंग, और आंतरिक घेरा, इनर रिंग। पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए बाह्य घेरा था, जिसमें ईरान व अफगानिस्तान, रूस के विरुद्ध बफर क्षेत्र, तथा तिब्बत, रूस व चीन के विरुद्ध बफर क्षेत्र शामिल थे, जबकि आंतरिक घेरे में नेपाल, भूटान, सिक्किम और बर्मा शामिल थे, जो कि चीन के विरुद्ध बफर क्षेत्र का कार्य करते थे। ब्रिटिश ने रूसी विस्तार को नियंत्रित करने और उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में डूरन रेखा खींची। वहीं उत्तर पूर्व में तिब्बत के साथ अपनी सीमा स्पष्ट करने के क्रम में 1914 में मैकमोहन रेखा खींची। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति एक लंबे अंतराल के विकास का परिणाम है। इसका आधार स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही निर्मित हो गया था तथा भारत ने एक साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टि विकसित कर ली थी। 1927 में ब्रसेल्स में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विदेश नीति में भारत की एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान थी। अतः स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति ग्रहण की। भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत नस्लवाद, निःशस्त्रीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। भारत निःशस्त्रीकरण को विश्व शांति की कुंजी मानता है। पड़ोसियों के साथ संबंध। नेपाल, जुलाई 1950 में भारत ने नेपाल के साथ एक संधि की, जिसके तहत भारत ने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को मान्यता दी। ये भी समझौता हुआ कि किसी भी प्रकार के मनमुटाव एवं किसी भी समस्या पर हुई गलतफहमी से दोनों देश एक दूसरे को अवगत कराएंगे। भूटान हिमालय से घिरा और चीन की सीमा से लगा एक छोटा सा देश है तथा भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगस्त 1949 में भारत तथा भूटान ने चिरस्थायी शांति और मित्रता के लिए एक संधि की। भारत ने यह वादा किया कि वह भूटान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी तरफ भूटान विदेशी संबंधों के लिए भारत के परामर्श पर चलने के लिए तैयार हो गया। बर्मा, यूनू के नेतृत्व में बर्मा के संबंध भारत से मधुर रहे, लेकिन यूनू को हटाकर वहां सैन्य सरकार स्थापित हो गई तथा 1962 के पश्चात बर्मा की विदेश नीति अपने आप में सिमट कर रह गई।
यद्यपि भारत ने बर्मा के साथ एक पड़ोसी होने के नाते मित्रता और सौहार्द का संबंध बनाए रखा। पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी एवं चीन जैसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों से संबंध। भारत पाकिस्तान संबंध आरंभ से ही पाकिस्तान की नीति रही भारत के साथ सभी क्षेत्रों में बराबरी की कोशिश। इसलिए सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने भारत से प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी एशिया के मुस्लिम राज्यों से धार्मिक संबंध स्थापित करने शुरू किए। वह पश्चिमी गुट में भी शामिल होकर शीत युद्ध का भागीदार भी बना। अंततः पाकिस्तान ने अपनी भारत विरोधी नीति के तहत ही कश्मीर पर हमला कर दिया तथा उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सिंधु नदी जल विवाद दोनों देशों के मध्य एक अन्य प्रमुख समस्या रही। भारत चीन संबंध 1949 में मात्से तुंग के नेतृत्व वाली नई सरकार को सर्वप्रथम भारत ने ही मान्यता दी थी, परंतु प्रारंभ से ही चीन की इस सरकार का रुख कठोर रहा। 1950 में चीन ने बिना भारत को विश्वास में लिए तिब्बत पर अधिकार कर लिया। भारत को इससे धक्का लगा। इसके बावजूद भारत ने चीन से मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखा तथा 1954 में चीन से समझौता करके तिब्बत पर उसके अधिकारों को मान्यता दे दी। इस अवसर पर भारत ने चीन के साथ आपसी संबंधों के निर्धारण के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें किसी भी समस्या के निपटारे के लिए वार्ता करने तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई थी। फिर 1959 में तिब्बत के शासक दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण के मुद्दे ने भारत चीन के मध्य तनाव को जन्म दिया। आगे 1962 में चीन ने उत्तरी सीमा पर हमला कर लगभग 20,000 वर्ग मील भारतीय भूभाग पर कब्जा करने के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। महाशक्तियों के साथ भारत का संबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को राष्ट्र निर्माण में तकनीकी सहायता की अपेक्षा थी, परंतु अमेरिका ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी रुख दिखाया। दूसरी तरफ 1952 में उसने पाकिस्तान को कुछ सहायता भी प्रदान की। 1954 में पाकिस्तान को सेंटो SCATO जैसे सैनिक संगठनों का सदस्य बना दिया गया। अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक अनैतिक आंदोलन कहा। उसी तरह 1961 में गोवा के मुद्दे पर भी अमेरिका ने भारत का विरोध कर पुर्तगीजों का समर्थन किया। निम्नलिखित कारणों से भारत एवं अमेरिका के बीच मतभेद था। 1. शीत युद्ध के संबंध में भारत एवं अमेरिका की सोच अलग थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया था। 2. वस्तुतः अमेरिका का झुकाव ब्रिटेन की ओर था तथा ब्रिटेन का दृष्टिकोण भारत विरोधी था। 3. भारत की विदेश नीति में उग्र साम्राज्यवाद विरोधी रुख था। सोवियत रूस। प्रारंभ में भारत एवं सोवियत रूस के बीच संबंध बहुत शिथिल रहे क्योंकि रूस को आशंका थी कि भारत अभी साम्राज्यवादी प्रभाव में है। परंतु स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रूस की आर्थिक सफलता का एक बड़ा प्रशंसक रहा था। आगे जब रूस ने महसूस किया कि भारत साम्राज्यवादी प्रभाव से मुक्त है, तब वह भारत की ओर झुका। 1951-52 में सोवियत रूस ने भारत में कुछ खाद्य सामग्री भेजी। कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत को रूस का समर्थन मिला। विशेषकर स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत एवं रूस के संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। सोवियत रूस के नए प्रधानमंत्री खुश्चेव और नेहरू के बीच प्रगाढ़ मित्रता हुई। रूस ने आर्थिक आयोजन तथा औद्योगिकरण को पूरा करने में भारत को मदद करने की पेशकश की। दूसरी तरफ अमेरिका ने मदद करने में अनिच्छा दिखाई। विशेषकर चीनी युद्ध के बाद अर्थात 1963 में रूस ने भारत को सैनिक सामग्रियां प्रदान करना भी प्रारंभ किया।
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध। थाईलैंड जो अतीत में कभी उपनिवेश नहीं रहा था, सितंबर 1954 में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन सीटो का सदस्य बन गया। सीटो का मुख्यालय भी बैंकॉक में स्थापित हुआ। इसके बावजूद कुछ सांस्कृतिक साम्यता तथा सामान्य हितों के मद्देनजर भारत का संबंध इस देश से भी मधुर बना रहा। कंबोडिया प्रिंस नरोत्तम सिम्हानुक की अध्यक्षता में। इस देश का संबंध भारत से मित्रतापूर्ण रहा। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते भारत ने संतोषजनक ढंग से इस देश की भारत तथा चीन से लगी सीमाओं का निर्धारण किया। 1955 के बांडिंग सम्मेलन में कंबोडिया तथा भारत ने सक्रिय हिस्सा लिया। वियतनाम उत्तर तथा दक्षिण भारत वियत मिन्ह की समाप्ति तथा इसके दो भागों में बंटने तथा इन दोनों वियतनामों के आपसी संघर्ष से काफी चिंतित था। भारत का एक परामर्शदाता के स्तर पर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य तथा वियतनाम गणराज्य दोनों से संबंध था, लेकिन दक्षिण वियतनाम जहां नगो दिन दिएम का शासन था, अमेरिका के प्रभाव में था। भारत ने क्रमशः 1957-58 में दिल्ली आने पर नगो दिन दिएम तथा हो ची मिन्ह का भरपूर स्वागत किया। हो ची मिन्ह तथा हिंद चीन में उसके स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था। फिलीपींस सीटो के सदस्य के रूप में फिलीपींस पश्चिमी गुट का मित्र था। भारत का इस देश से द्वैत संबंध स्थापित हुआ, परंतु इस देश से भारत के गहरे आर्थिक राजनीतिक संबंध नहीं जुड़ पाए क्योंकि इसने पश्चिमी गुट से न केवल सैन्य संधि की, बल्कि अमेरिका को क्लार्क वायुसेना अड्डा तथा सुबिक सैन्य अड्डा भी प्रदान किया। तारांकन मलेशिया में मलय, चीनी और भारतीय समुदाय के लोग रहते थे तथा यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित थी। इस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई बंधुत्व को मजबूत करने की दिशा में भारत का समर्थन किया तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा नजर आया। भारत के साथ इस देश के गहरे आर्थिक संबंध स्थापित हुए। मलेशिया ने भारतीय संयुक्त उद्योगों का स्वागत किया। नेहरू तथा अब्दुल रहमान टुनकू दोनों का अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दृष्टिकोण समान रहा था। भारत ने इंडोनेशिया की मलेशिया को ध्वस्त करने की योजना का विरोध किया। इंडोनेशिया मार्च 1951 में नेहरू तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने चिरस्थायी शांति तथा अपरिवर्तनीय मित्रता को बढ़ाने के लिए मैत्री की संधि की। आरंभ में इंडोनेशिया ने अफ्रीकी एशियाई एकता को दृढ़ करने के भारतीय प्रयास का समर्थन किया। उसने उपनिवेशवाद समाप्त करने में भी भारत का साथ दिया तथा 1955 के बांडुंग में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के नेतृत्व में पुरानी स्थापित शक्तियों के खिलाफ नवोदित शक्तियों के संघर्ष की अवधारणा रखी। इसने उपनिवेशवाद, नवोपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाया, परंतु भारत अपने विदेश संबंध में नर्म रुख का पक्षधर रहा। इस तथ्य ने भारत इंडोनेशिया संबंध को प्रभावित किया। यही कारण है कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो इंडोनेशिया चुप रहा। यहाँ तक कि सुकर्नो ने पश्चिमी गुट के विरोध में जकार्ता, पिंडी, पेकिंग, प्योंगयांग के निर्माण का समर्थन किया। सितंबर 1964 में अयूब सुकर्नो ने कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया तथा नव उदित शक्तियों से पाकिस्तान का समर्थन करने को कहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता का साधारण अर्थ है दोनों गुटों, पूंजीवादी तथा समाजवादी, से अप्रभावित होकर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना। परंतु गुटनिरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है।
गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति तटस्थ नहीं रहते हैं, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति अपनाते हैं जो विश्व शांति कायम रखने में सहायक हो। 1955 के बांडुंग सम्मेलन के पश्चात गुटनिरपेक्ष शब्द सामने आया। आगे एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने दोनों ध्रुवों के साथ संयुक्त हुए बिना अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास के लिए 1961 में बेलग्रेड में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों का जोर सहअस्तित्व और गुटनिरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र नीति अपनाने, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करने, किसी बहुपक्षीय सैन्य संधियों में हिस्सा नहीं लेने, बड़ी शक्तियों को अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देने पर रहा।